जिस दिन हम लोग ये सोचने लगेंगे कि ये भारत हमारा है, भारत को स्वच्छ बनाया जाए, तो तभी ये स्वच्छ बनेंगे जब हम बढ़ चढ़ करके जो है हिस्सेदारी लेंगे कि भारत में संपूर्ण नशा को बैन किया जाए और भारत कैसे एक सफल नशा मुक्त देश बने। इसके लिए सरकार नया कानून बनाए ताकि बेचने वाले, खरीदने वाले, पीने वाले, फैक्ट्री लगाने वाले के ऊपर नॉन अवेलेबल सेक्शन के तहत केस दर्ज हों, 6 महीना तक बेल ना मिले, ऐसा मजबूत कानून लाया जाए ताकि भारत एक सफल नशा मुक्त देश बनने में कामयाब हो। क्योंकि नमस्कार साथियों, मैं सोनू कबीरपंथी जागौर जगाव से। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के पलवल में, और पलवल में आज कुछ साथी पहुंचे हैं। उनमें से एक साथी हमारे बीच में मौजूद हैं, मनोज हाडी जी, जो कि झारखंड के धनबाद ज़िले से एक यात्रा लेकर निकले हैं। उनसे हम इस यात्रा पर कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपको। मनोज जी, जो ये आपकी यात्रा है, आपने कब से स्टार्ट की है? हमने 3 सितंबर 2023 को जिला धनबाद झारखंड से दिल्ली जंतर मंतर के लिए मैं पद यात्रा का आरंभ किए हैं, जो आज फाइनली 55 डेज़ पे हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो कि झारखंड, बिहार और यूपी को पार करते हुए आज हरियाणा की धरती पर हूँ और ये जिला पर्पल जिला पड़ती है। आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और बहुत जल्द जो देश की राजधानी तक पहुँचेंगे। तो अब तक आपने लगभग कितने किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर ली है, और दिल्ली तक कितने किलोमीटर की यात्रा आपकी होने वाली है? लगभग 1200 किलोमीटर पैदल चल चुका हूं मैं, और यहां से करीबन 60-70 किलोमीटर बचा है देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचने में, और दिल्ली पहुंचूंगा मैं बहुत जल्द। आखिर आपकी क्या मांगे हैं जिनको लेकर आप जो है झारखंड से और दिल्ली के जंतर मंतर तक पैदल यात्रा कर रहे हैं? हमने तीन चरणों में ये आंदोलन कर रही हैं। पहली चरण 25 अगस्त को जिला स्तरीय धरना था। दूसरी चरण 3 सितंबर 2023 को मैं जिला धनबाद झारखंड से पैदल यात्रा का आरंभ किए हैं, और तीसरी चरण 12 प्रमुख मांगों को लेकर के, यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी से 12 प्रमुख मांगों को लेकर के दिल्ली जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की धरना करेंगे। हमारी पहली मांग है कि भारत में संपूर्ण नशा को बैन किया जाए और भारत कैसे एक सफल नशा मुक्त देश बने। इसके लिए सरकार नया कानून बनाए ताकि बेचने वाले, खरीदने वाले, पीने वाले, फैक्ट्री लगाने वाले के ऊपर नॉन अवेलेबल सेक्शन के तहत केस दर्ज हों, 6 महीना तक बेल ना मिले, ऐसा मजबूत कानून लाया जाए ताकि भारत एक सफल नशा मुक्त देश बनने में कामयाब हो। क्योंकि नशा के कारण हमारे देश का भविष्य युवा बर्बाद हो रही है, और जिस प्रकार युवाओं ने नशा को पकड़ बनाई हुई है, उसको देखते हुए हमारे देश के मासूम बच्चे भी बहुत बड़े पैमाने में जहरीली नशा को सेवन कर रही है। इसलिए सरकार इन जहरीली नशा को रोकने के लिए संपूर्ण भारत में नशा को बैन किया जाए, ये पहली मांग है। दूसरी मांग है कि जब देश का राष्ट्रपति एक है, देश का प्रधानमंत्री एक है, देश का संविधान एक है, तो हमारे देश की शिक्षा क्यों नहीं है? आज़ाद भारत में 2 प्रकार की शिक्षा क्यों, एक सरकारी स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल? ऐसी गैर बराबरी शिक्षा को समाप्ति किया जाए और शिक्षा में समानता लाया जाए। चाहे इस देश का प्रधानमंत्री का बेटा हो या फिर इस देश का एक किसान का बेटा हो, चाहे इस देश का अमीर अडानी का बच्चा हो या फिर इस देश का गरीब जनता का बेटा हो, सबका बेटा एक छत के नीचे समान शिक्षा, बेहतर शिक्षा, फ्री शिक्षा हो, ऐसा शिक्षा नीति लाया जाए। क्योंकि शिक्षा से ही हमारे समाज का और देश का सबसे बड़े विकास की नीति से जोड़ सकता है। ये दूसरी सबसे बड़ी मांग है। तीसरी मांग है कि सफाई कर्मचारियों को भी देशभक्ति का सम्मान और शहीद का दर्जा दिया जाए। क्योंकि इस देश में 2 प्रकार के जवान हैं, एक वो जो जिला से लेकर कर सरहद तक खड़े होकर के आपको, हमें, पूरे देशवासियों को बचाने का कार्य करते हैं, एक दूसरी वो सफाई कर्मचारी जो पूरी देश की गंदगी को साफ करके आपको, हमें, पूरे देशवासियों को बचाने का कार्य करते हैं। इन संघर्ष में दोनों ही शहीद होते हैं, एक दुश्मन की गोली से, दूसरी वो सफाई कर्मचारी गंदगी के चपेट में आने से। दोनों ही शहीद होते हैं, लेकिन एक को शहीद का दर्जा दी गए हो और एक को नहीं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सफाई कर्मचारियों को भी देशभक्ति का सम्मान और शहीद का दर्जा दिया जाए। ये तीसरी सबसे बड़ी मांग है। चौथी सबसे बड़ी मांग ये है कि जिस प्रकार हमारे देश के जवानों का वैकेंसी निकलती है, उसी प्रकार हमारे सफाई कर्मचारियों का जवान का वैकेंसी निकाला जाए। एक तरफ हमारे देश के जवानों का वैकेंसी निकाल करके उनको सम्मान देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के जो सफाई कर्मचारियों हैं उनकी वैकेंसी को रोक करके इस देश में सबसे बड़ी बेईमानी की जा रही है। मेरा आपसे एक सवाल है, जैसा आपने कहा कि भाई जो सफाई कर्मचारी उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, लेकिन आमतौर पे देखा गया है पूरे भारत के अंदर अगर सफाई कर्मचारी हम देखें तो वो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। तो शेड्यूल कास्ट के लोग ही क्यों सफाई कर्मचारी बनते हैं, और लोग सफाई कर्मचारी क्यों नहीं बनते हैं? आज बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, तो वो उस सफाई के, गंदगी के काम को छोड़कर इस देश की व्यवस्था में क्यों नहीं स्थापित होना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। अपने अपरिचित पिक्चर देखे हैं, उसमें कहा गया कि हमारे भारत गंदगी में दूसरे स्थान है। तो ये क्यों दिखाया गया है?
कारण है, क्योंकि है हमारा देश गंदगी में डूबा हुआ। आज एक बेसिकली एक समाज अगर छोटे जाति को लेकर के कहेंगे कि इनकी जिम्मेवारी है इनका देश को साफ करने के लिए, इस देश में साफ करने का उन्हीं की जिम्मेवारी है, इसीलिए तो आज हमारे देश गंदगी में पड़े हुए हैं। और बड़े बड़े पोस्टरों में लिखा जाता है कि स्वच्छ भारत। ये स्वच्छ भारत तभी होंगे जब हम सब मिल करके हम उस गंदगी को साफ करेंगे। तो मेरा सवाल ये है, क्या शेड्यूल कास्ट के लोगों ने ही इस देश की जो गंदगी है, मैला उठाने के काम की जो ठेकेदारी ले रखी है क्या? जी नहीं, ये एक तरफ से कहा जाए, अगर इस तरह का अगर ठेका रखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है ना इस देश की गंदगी जो है ना कभी साफ नहीं होगी। आज हमारी गंदगी भारत से नहीं जाने के कारण एक ही उद्देश्य है, उन लोगों ने ये सोच रखा है कि ये सफाई कर्मचारी ही सफाई करेंगे, इसलिए आज हमारे पूरे भारत गंदगी में पड़े हुई है। जिस दिन हम लोग ये सोचने लगेंगे कि ये भारत हमारा है, भारत को स्वच्छ बनाया जाए, तो तभी ये स्वच्छ बनेंगे जब हम बढ़ चढ़ करके जो है हिस्सेदारी लेंगे और हम सब मिल करके इस देश को साफ करेंगे, इस गंदगी को साफ करेंगे। चलिए, आपकी अगली मांगें क्या हैं? ये मांगे जो हमारे सफाई कर्मचारी का प्रतीक है, ये हमारी मांग हो गई है चौथी मांग। और पांचवी मांग है कि SC ST समाज जो आज़ाद भारत में रह रहे हैं, आज भी इनके साथ शोषण हो रही है। भारतीय संविधान कहती है कि 8 घंटा खटाया जाए, और अगर 8 घंटे से ज़्यादा भी अगर खटाते हैं तो उसको लीगल मजदूरी दिया जाए ओवर टाइम के लेकर के। तो आज के डेट में देखा जाए तो जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी वर्क हो या फिर सफाई कर्मचारी के किसी और सेक्टर में काम करता हो, चाहे प्राइवेट कोई भी सेक्टर में, चाहे वो मजदूर हो चाहे जो भी हो, लेकिन 8 घंटे की जगह 12 घंटा जो खटाया जा रहा हो उसको लीगल मजदूरी नहीं दिया जाता हो। तो इस संदर्भ में SC ST एक्ट जाति शोषक जिस तरह का गाली दी जाती है और उसमें SC ST एक्ट लगती है, उसी प्रकार आर्थिक व्यवस्था के ऊपर में अगर चोट अगर पहुंचाती है तो ठेकेदार हो या फिर कोई कंपनी का हो, उनके ऊपर में SC ST एक्ट के तहत केस दर्ज हो, साथ में उसका लाइसेंस रद्द हो, चाहे कंपनी क्यों ना हो। ये मांगे हैं, पांचवी मांग। और छठी मांग है कि OBC का जाति जनगणना केंद्र द्वारा की जाए। इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी, भारत बंद होने के बावजूद भी इस देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं हमारे देश का OBC का जाति जनगणना कर रही है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि OBC जाति जनगणना की जाए। ये छठी सबसे बड़ी मांग है। और सचमुच सबसे बड़ी मांग ये है कि हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजों का सीटें हैं, जो न्यायाधीश की सीटें हैं, वो सीटें SC ST OBC की संख्या के आधार पर उस सीटें भरा जाए और कॉलेजियम सिस्टम जो है उसको समाप्ति किया जाए। ये सातवीं सबसे बड़ी मांग है। 8वीं सबसे बड़ी मांग ये है कि हमारे बहुजन समाज के SC ST OBC बहुजन समाज के जो दबे कुचले जो समाज है, उनके हक अधिकार का जो लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे बहुजन समाज जो हक अधिकार के लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो भीम आर्मी का संस्थापक हैं और आज़ाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके ऊपर में जिस प्रकार के बड़े जानलेवा हमला हुई और उसके बाद जो हमारे बड़े भाई ने जंतर मंतर पर इतनी बड़ी पैमाने में आंदोलन किया अपनी सुरक्षा को लेकर के, लेकिन सरकार अभी तक उनको सुरक्षा नहीं दी गई है। सबसे बड़ी मांग ये है कि हमारे धनबाद में सफाई कर्मचारी जो समाज है, लगभग 3 से 4 हज़ार की संख्या में झोपड़ी में कच्चे मकान में रहने के लिए वो बेबस हो रही है। इसलिए सरकार से मांग करता हूं कि इन गरीबों को, इन सफाई कर्मचारियों को एक स्मार्ट कॉलोनी बना करके उन लोगों को पक्का घर दिया जाए। ये जो कि 9वीं सबसे बड़ी मांग है। 10वीं सबसे बड़ी मांग ये है कि झारखंड में एक समय में 2 बेटी की हत्या हुई। एक राजपूत समाज की थी जिनका नाम अंकिता सिंह थी और एक दलित समाज की बेटी थी जिनका नाम लक्की देवी थी। ये दोनों बेटी की हत्या हुई झारखंड में, लेकिन झारखंड सरकार द्वारा एक बेटी यानी कि अंकिता सिंह के परिवार वालों को 10 लाख रुपया और बीजेपी विधायक द्वारा 28 लाख रुपया उस परिवार वालों को दी, उनके आर्थिक सहायता दी उनके घर वालों को। लेकिन एक दलित समाज का जो सफाई कर्मचारी समाज के बेटी के साथ हत्या हुई, उनके घर वालों को क्यों नहीं दी गई है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि लक्की देवी के घर वालों को 30 लाख रुपया मुआवजा और उनके पति को एक सरकारी जॉब दिया जाए। ये 10वीं सबसे बड़ी मांग है। 11वीं सबसे बड़ी मांग ये है कि इस देश में EVM पे चुनाव हो रही है, लेकिन अभी सत्ता में बीजेपी है और बीजेपी जब सत्ता पे नहीं थी और जब कांग्रेस इस देश में सत्ता में थे, उस समय बीजेपी के लोग खुद कहते थे कि EVM घोटाला होती है। और आज जब हमारे देश के बहुजन समाज के इतने बड़े पैमाने में आंदोलन कर रहे हैं EVM का बैन किया जाए, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। जब वो लोग कहने वाले ये कहते हैं कि EVM पे घोटाला होती है, जब हम लोग भी कहते हैं कि ये EVM घोटाला हो रही है, इसको बैन किया जाए, तो बीजेपी सरकार क्यों नहीं कर रही है। इससे ये तय होती है कि इन दोनों का जो मास्टरमाइंड है ये चाहते हैं कि ये EVM चले, लेकिन हम लोग इस देश में EVM को बैन करने के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर आंदोलन किए हुए हैं, भारत बंद भी किए हुए हैं, लेकिन नहीं सुन रहे हैं। इस बार जो
मांग जो रखे हुए हैं, ईवीएम का प्रतीक है कि ईवीएम को बैन किया जाए। और ये हमारी 11वीं सबसे बड़ी मांग है। 12वीं सबसे बड़ी मांग है लोन के संबंध में। इस प्रकार 12 प्रमुख मांगों को लेकर के धनबाद झारखंड से दिल्ली जंतर मंतर तक ये मेरा पद यात्रा है। और वहाँ पहुँचने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय जाएंगे, अपने मांग पत्र सौंपेंगे। मांग पत्र सौंपने के बाद 10वें दिन के बाद 11वां दिन में दिल्ली जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की धरना करेंगे। इस देश के भविष्य युवाओं के नशा से मुक्त के लिए, इस देश में एक देश एक शिक्षा के लिए, हमारे बड़े भाई का सुरक्षा के लेकर के, इन तमाम मांगों को लेकर के आमरण अनशन की धरना करेंगे। और यह धरना तब तक जारी रखेंगे जब तक देश की सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती है। अगर इस अनशन से अगर हमारी जान भी चली जाए लेकिन परवाह नहीं करेंगे, लेकिन देश के भविष्य को बचाने के लिए, युवाओं को नशा मुक्त करने के लिए, नशा मुक्त भारत बनाने के लिए आखिरी सांस तक सरकार से लड़ेंगे। और जंतर मंतर पर अपने बातों को रखते हुए देश को बहुत बड़े एक संदेश देने का काम करेंगे। नशा मुक्त भारत से ही हमारे देश का भविष्य है। आप नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन जितने भी लाइसेंस हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, सब सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। सरकार की आमदनी होती है। लगता है कि आपकी इन मांगों पर सरकार गौर करेगी? सरकार तो नहीं करेगी, क्योंकि वो कहेंगे कि इसमें हमारे बहुत बड़ा बेनिफिट है। फिर आप क्यों कर रहे हैं? है ना। लेकिन हमारे देश का भविष्य युवा है। युवाओं को भी बचाना सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस देश का भविष्य युवाओं को नशा से कैसे मुक्त किया जाए, भारत को कैसे नशा मुक्त देश बनाया जाए। आज देश आज़ादी मिली हुई 76वां साल प्लस हो रही है, लेकिन आज इतना लंबा समय होने के बावजूद भी अगर देश विकसित देश नहीं आ रहा, विकासशील देश है, इसके कारण दो ही है। एक देश एक शिक्षा ना होने के कारण, दूसरी नशा से डूबे हुए हमारे युवा हैं। जिस दिन ये देश नशा मुक्त देश बनेंगे, जिस दिन हमारे देश एक शिक्षा होंगे, जो 70 सालों की दूरी जो बनी हुई, 76 साल की जो दूरी बनी हुई है, ये दूरियाँ और अभी से अगर मांग जो रखे, अगर ये मांगे पूरी अगर होती है तो लगभग 10 से 20 साल में पहले का और अभी का 10 साल 20 सालों में जो देखने का बदलाव मिलेगी, ये बहुत बड़ी बदलाव मिलेगी। मनोज जी, अंत में आपसे एक मेरा क्वेश्चन है कि हजारों सालों से जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, बहुजन समाज के, हजारों सालों से वो गुलामी देखता आ रहा है, आज भी गुलामी में है। लेकिन जो आपकी मांगे हैं, ऐसी मांगों को लेकर इस देश को अखंड भारत बनाने के लिए तमाम आंदोलन इस देश में हुए, वो लोग इस दुनिया से चले गए। लेकिन जो मनुवादी सरकार है, इन्होंने कोई इन पर विचार नहीं किया। लेकिन आप भी उसी कड़ी में आंदोलन कर रहे हैं। आप आंदोलन की वजह, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो इस देश का शासक बनने की बात करता है, उसकी तरफ क्यों नहीं कदम बढ़ाते हैं, जो आप अपने प्राण त्यागने के लिए आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, रही बात शासक के लेकर के, ये बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग कहते हैं कि शासक बनेंगे। शासक बनना और बोलना दोनों कठिन बातें होती है। कठिन इसलिए है कि शासक तभी बन पाएंगे जब हमारे सारे बहुजन नेता, बहुजन संगठन एक मंच पे होंगे, तभी हम लोग शासक बन सकते हैं। अन्यथा बड़े बड़े भाषण ही रह जाएंगे, लेकिन हम लोग शासक नहीं बन पाएंगे। इससे ये इसमें भी बहुत बड़ी चोट पहुंचती है जब इस विषय पे बात होती है। तो फिर आप बहुजन नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं आंदोलन करते हैं? जैसे अभी अभिषेक कुमार जाटव ने आंदोलन चलाया हुआ है कि भाई सभी बहुजन नेता साथ आए। आप जो बहुजनों की एंटी यानी मनुवादी विचारधारा की जो पार्टियां, आप उनसे मांगने की बात कर रहे हैं, वो आपको क्यों देने लगी? आप ये मांग क्यों नहीं करते कि भाई जो बहुजन नेता हैं, आज जो बहुजन विचारधारा कहीं ना कहीं ख़त्म होने को है, उन पर कुटाराघात हो रहा है, वो नेताओं के खिलाफ आप आंदोलन क्यों नहीं करते हैं कि वो एकजुट क्यों ना हो? बिल्कुल, ये भी किया जाएगा कि ऐसी बात नहीं है कि नहीं करेंगे। लेकिन ये आंदोलन होने के बाद में हम लोग इस पे बहुत ज़्यादा, जितने भी युवा हैं, हम लोग फोकस डालेंगे और हम लोग सब मिल करके, हमारे ऊपर में जो गार्जियंस है, जो हमारे राजनीतिक में जो भागीदारी कर रहे हैं, जो राजनीतिक मूवमेंट को लेकर के चल रहे हैं, तमाम हमारे बहुजन जितने भी हमारे क्रांतिकारी योद्धा हैं, उनसे हम लोग मिलेंगे और मिल करके हम लोग प्रस्ताव रखेंगे कि सभी संगठन और राजनीतिक प्लेटफॉर्म जो है एक किया जाए और शासक की तैयारी किया जाए, तभी हमारे बहुजन समाज के कल्याण हो सकती है। चलिए, अंत में आपसे सवाल, एक क्वेश्चन है मेरा कि आपका ये जो आंदोलन है, जो अभी आप जंतर मंतर पर जाकर करने वाले हैं, आपने कहा है कि मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा। बिल्कुल। तो जब तक आपकी मांगें नहीं मानी जाती, आप बैठे रहेंगे या बीच में उसको ख़त्म कर देंगे? हम ये आमरण अनशन की जब घोषणा करेंगे
जिस दिन हम बैठेंगे, उस दिन बैठने के बाद ये तभी हम ये अपने अनशन को तोड़ेंगे जब सरकार हमारी मांगें पूरी करेगी। अगर वो मांगें पूरी अगर नहीं करती है तो देश की राजधानी है और वो प्रधानमंत्री का एक हिसाब से सोचिए उसका गोद है। तो मैं बेशक हम प्रधानमंत्री के गोद में अपना अनशन के माध्यम से हम अपनी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन देश का भविष्य युवाओं को नशा से मुक्त करने के लिए आखिरी दम तक सरकार से लड़ेंगे। तो आप थे हमारे बीच में मनोज जी। ये एक बहुत बड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और जंतर मंतर पर 4 नवंबर को ये पहुंचने वाले हैं। और इन्होंने एक सबसे बड़ा जो मुद्दा उठाया है कि इस देश की जो युवा पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जो नशा के कारण कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही हैं। और एक उससे भी बड़ा मुद्दा कि जब इस देश का प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, संविधान एक है, तो इस देश की शिक्षा एक क्यों नहीं होनी चाहिए। उन सभी मुद्दों को लेकर ये आंदोलन करने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये किस तरीके से सरकार को झुका पाते हैं, सरकार इनकी मांगों को मानती है या नहीं मानती है, कब तक इनका आंदोलन चलता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सोनू कबीरपंथी, जागो और जगाओ से धन्यवाद।